Hello students, welcome to another session of the chapter that is called the fundamental unit of life। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेल वॉल, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम, वैक्यूल्स, इन्हीं सभी के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि ये सेंट्रोसोम क्या है, काम क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये समझ लीजिए कि दिस सेंट्रोसोम या दिस सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ एनिमल सेल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, यानी कि ये प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलेगा, एनिमल सेल ओनली। ठीक है, अब इसका काम क्या है तो ये हम लोग को पता चल जाएगा कि फिर आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में क्यों नहीं। तो प्लांट सेल का कैसे क्या होगा उसके बारे में जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो वहां पर डिस्कशन कर दें। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो दिस इज जस्ट प्लेस्ड ओवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज प्रेजेंट ओवर द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट रहता है। तो इस और हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जा रहा है, मतलब इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। चलिए हम लोग ये बात पता चला कि न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट रहता है। अब क्या बोल रहे हैं कि दिस सेंट्रोसोम बोल रहे हैं, सेंट्रोसोम कंटेन्स टू granule like structure called centrioles। अब समझ में आ गया होगा बात कि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम किसको बोलेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात क्या कर लेते हैं, लेट सपोज ये इसका स्ट्रक्चर है, ये है, और इस तरीके से इसके अंदर में दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ये हमारा हो गया एक सेंट्रियोल्स और ये दूसरा सेंट्रियोल्स, दिस इज कॉल्ड दी सेंट्रियोल्स। ठीक है, और पूरे बॉडी को या ये जो पूरा स्पेस चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस पूरे को हम लोग बोल देंगे सेंट्रोसोम। ठीक है, तो पूरे को सेंट्रोसोम बोल दिए, इसके अंदर में सेंट्रियोल्स ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, दो की संख्या में रहता है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, both granules are perpendicular to each other, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, अब अगर सेंट्रियोल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल्स कैसा रहेगा, सेंट्रियोल इज हॉलो, सेंट्रियोल इज हॉलो सिलेंड्रिकल। ये कैसा शेप दिख रहा है, सिलेंड्रिकल दिख रहा है, तो सिलेंड्रिकल इन शेप, हॉलो एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप देखने को मिलता है। अब तो इससे ज्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बात और जान सकते हैं, क्या चीज, ये सेंट्रियोल्स बना किस चीज का है, यानी सेंट्रियोल्स किस चीज का बना हुआ है। तो सेंट्रियोल्स बना हुआ प्रोटीन से बना हुआ है, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात किए थे कि जैसे सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है या सीलिया प्रेजेंट रहता है, तो उसमें हम लोग बात बोले थे कि उसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन से अपने आप को दो लेयर्स में अरेंज रहता है, एक बाहरी आउटर पेरिफेरी में प्रेजेंट रहता है, 9 के संख्या में रहता है, और सेंटर में 2 रहता है, इसलिए वैसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, 9+2 स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन ठीक उसी तरीके से ये जो सेंट्रियोल्स होता है, इसके पास भी
9+0 अरेंजमेंट रहता है। ये समझ लीजिएगा 9+0 अरेंजमेंट। क्यों ये बोल रहे हैं 9+0 अरेंजमेंट? तो इसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके बताते हैं कि क्यों 9+0 बोल रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये दो लेयर में प्रेजेंट है। पहला लेयर जो पेरिफेरी लेयर होता है वहां पर तीन प्रोटीन्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये जो तीनों प्रोटीन्स हो गया, ये एक प्रोटीन हो गया, ये तीनों दूसरा प्रोटीन हो गया। ठीक इसी तरीके से टोटल पूरा का पूरा 9 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाहर में प्रेजेंट रहते हैं। सेंटर में कोई भी प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो स्ट्रक्चर। बाहरी लेयर जो है वो 9 प्रोटीन्स प्रेजेंट है, प्लस सेंटर में कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं 9+0 अरेंजमेंट लिखते हैं। और ये जो प्रोटीन्स है ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ, जितने भी ये सब है ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। अब बात आती है कि ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स का काम क्या है। तो सेंट्रियोल्स का काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स बात करेंगे, फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स लिख लीजिए। ठीक है, सेंट्रियोल्स। तो इसका काम क्या है, इसका पहला काम है हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल को डिवाइड करने के लिए जरूरत पड़ता है। अब कैसे जरूरत ये सहायता करेगा सेल डिवीजन में, तो ये जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो दिस सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रियोल्स involved in the synthesis of स्पिंडल फाइबर। अब बात करिएगा क्या कि सर ये स्पिंडल फाइबर क्या है, अभी हम बतलाते हैं, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। स्पिंडल फाइबर्स, अब आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे क्लास 8 में, हो सकता है थोड़ा बहुत सेल डिवीजन पढ़े होंगे। तो जैसे लेट सपोज ये एक कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है। सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। और वो जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। तो जब डीएनए कंडेंस्ड होता है तो वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो क्रोमोसोम को सेपरेट, अब ये चूंकि सेल है, अब ये सेल डिवाइड होगा, यानी इसमें हम लोग बोल सकते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। तो ये क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये बाइसेक्ट होगा, दो हिस्सों में टूटेगा। ठीक है, दो हिस्सों में टूटेगा। तो दो हिस्सों में टूटेगा, उसको एक इधर और एक इस तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होता है वो सेंटर पर अरेंज इस तरीके से हो जाता है, सेंटर पर। ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो गया। अब इस समय क्या होता है कि सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स जो है वो अपोजिट पोल के तरफ पहुंच गया होता है और अपने चारों तरफ से एक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो कि सेंट्रोसोम को, क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर से अटैच करता है। आप बोलिएगा क्या कि सर ये सेंट्रोमेयर क्या है, धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, चीजों को समझिएगा। तो जहां पर से ये जो क्रोमोसोम जुटा हुआ रहता है, इस पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, सेंट्रोमेयर बोल देते हैं, ये वाला। और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोल दिए, सेंट्रोमेयर बोल दिए। यानी जहां पर से क्रोमोसोम अटैच रहता है उसको सेंट्रोमेयर बोल देते हैं। और ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये सेंट्रियोल्स है। और सेंट्रियोल्स एक धागे की तरह निकलता है और जोड़ देता है, कहाँ से, सेंट्रोमेयर से जुड़ जाता है। तो ये जो धागा हो गया, दिस इज कॉल्ड द स्पिंडल फाइबर, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर से क्या कर दिया, क्रोमोसोम को जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या करेगा, तो इसके बाद ये करेगा कि ये यहाँ से इसको डिवाइड करना है, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि ये जो सेल है, एक तरफ इधर से क्रोमोसोम चला गया, एक तरफ इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। ये क्रोमोसोम को खींच रहा है, इधर से इधर खींचेगा,
कौन खींचेगा? स्पिंडल फाइबर। ये सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम ये स्पिंडल फाइबर से इधर की तरफ खींचेगा, इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, फर्दर ये सेल डिवाइड हो जाएगा। ये फिर इस तरीके से सेल डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और दो हम लोग को सेल का फॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल बोलते हैं, डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस सेल डिवीजन में ये जो सेंट्रियोल्स है, इसका काम क्या है, इसका सेल डिवीजन में काम क्या है कि ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। इसको फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है। अगर स्पिंडल फाइबर ना रहे, ये अगर ना रहेगा तो सेल डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रियोल का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या चीज कि दे हेल्प या दे सिंथेसाइज द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब क्या बात बोल रहे हैं कि प्लांट सेल के पास तो सेंट्रियोल्स है ही नहीं, यानी क्या बोल रहे हैं, प्लांट सेल do not have सेंट्रियोल्स। तो अब बात करता है कि हम लोग तो जानते हैं कि प्लांट सेल भी डिवाइड करता है, बट उसके पास तो सेंट्रियोल्स है ही नहीं, तब कैसे वो सेल डिवाइड करेगा? तो वहां पर प्लांट सेल में उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल्स के जगह पर, यानी न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर में हम लोग एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स देख रहे हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ प्रेजेंट क्या रहता है, तो in case of plant cell there is present an astral fiber and astral fibers present रहते हैं, और वहां पर सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहता है। तो माना जाता है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि प्लांट सेल कैसे डिवाइड करता है, वहां पर कुछ धागे के जैसा स्ट्रक्चर देखा गया है, उसको एन एस्ट्रल फाइबर्स बोलते हैं, या हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज ऑल्सो, यानी प्लांट सेल में कैसे डिवाइड करता है, दिस इज कॉल्ड द MOTC, माइक्रो ऑर्गेनल्स ट्यूबुलर सेंटर, जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनल्स ट्यूबुलर सेंटर बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है क्या चीज में, प्लांट्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए सेंट्रोजोम क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किए। अब यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सेंट्रियोल जो कि सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। अब एक और सेल ऑर्गेनल्स की हम लोग बात करेंगे जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, और वो सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या है, हम लोग क्या बोले कि ये ऑर्गेनल्स जो होता है सिर्फ प्रेजेंट किस में रहता है, तो प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एब्सेंट इन एनिमल सेल। चलिए ये बात हो गया। ठीक है, अब अगर इसकी शेप की, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो दिस में भी स्फेरिकल इन शेप, दिस में भी सर्कुलर इन शेप, और दिस में भी कप शेप का रहता है, कप शेप। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप में या किस टाइप का प्लास्टिड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंटेन्स डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लास्टिड, जैसे स्फेरिकल हो गया, सर्कुलर हो गया, कप शेप हो गया। कप शेप की बात करते हैं तो ये हम लोग को इलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब इसकी बात क्या कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग बात किए थे, इस सेल में तीन ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे कि पहला हम लोग बात किए थे न्यूक्लियस, दूसरा बात किए थे माइटोकॉन्ड्रिया, और जो तीसरा सेल ऑर्गेनल्स है दैट इज प्लास्टिड, that is surrounded by double membrane bound cell organelles. So it is double membrane bound cell organelles. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी टाइप की बात। अच्छा, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर हम लोग क्लोरोप्लास्ट जिसको बोल रहे हैं
हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे स्ट्रक्चर की। लेकिन पहले बात कर लेते हैं प्लास्टिड के टाइप की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड अगर देखा जाए तो प्लास्टिड को दो ही पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 3 टाइप भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 3 टाइप दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं पहले टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिक में हम लोग एक टाइप पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वैसा प्लास्टिक जिसमें कलर्स प्रेजेंट रहते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं क्रोमोप्लास्ट, और जिसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या हो गया, हैव कलर, हैव कलर, जिसमें कलर है वो क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्योंकि क्रोमा मतलब होता है क्या चीज, कलर होता है, इसका मतलब क्या हो गया, कलर। ठीक है, अब प्लास्टिक से प्लास्ट यहाँ पर आ गया, तो जिस प्लास्टिक के पास कलर है, कलर पिगमेंट्स है, कलरफुल दिखने में लगता है, तो उसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट बोल दिए। और वैसा प्लास्टिक जो कि कलरलेस है, कलरलेस प्लास्टिक। ठीक है, मतलब कलरलेस प्लास्टिक का मतलब यहाँ से ये बात पता चले कि इसमें किसी तरीके का कोई पिगमेंट्स, कलरफुल पिगमेंट्स नहीं रहता है। मतलब कि दिस ल्यूकोप्लास्ट लैक एनी कलर पिगमेंट्स, कोई भी इसमें कलर पिगमेंट्स नहीं रहता है, तो मतलब दिस कलरलेस हो गया। अब यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं फिर से। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि इसमें कलर पिगमेंट रहेंगे हैव पिगमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि कौन सा टाइप का पिगमेंट्स रहेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रेड कलर का पिगमेंट्स, रेड पिगमेंट्स रहेगा, तो ये हम लोग को रेड एल्गी में देखने को मिल जाएगा। रेड पिगमेंट्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, तो फाइको इरिथ्रीन प्रेजेंट रहेगा। फाइको इरिथ्रीन जो कि ये पाया किस में जाता है, फाउंड इन रेड एल्गी, फाउंड इन रेड एल्गी। एल्गी भी एक तरीके का प्लांट ही है, सबसे प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, जो कि पानी में देखते होंगे कि कोई कोई पॉन्ड में ग्रीन कलर का पानी दिखना शुरू हो जाता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गी। और उसमें अगर वो ग्रीन कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब उसमें फाइकोइरिथ्रीन नहीं है, उसमें क्या रहेगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। और अगर वो रेड कलर का दिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड द रेड एल्गी। नॉर्मली रेड एल्गी हम लोग को समुद्र मेराइन वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो रेड कलर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रीन। ठीक उसी तरीके से और भी हम लोग को ब्राउन पिगमेंट्स भी दिख जाता है, ब्राउन पिगमेंट्स, ब्राउन पिगमेंट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं फ्यूकोजैंथीन, फ्यूकोजैंथीन पिगमेंट्स। ये हम लोग को कहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो दिस इज फाउंड इन क्या चीज, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और अगर यही कलर, अगर यही क्रोमोप्लास्ट में अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट्स प्रेजेंट रहे, ग्रीन कलर का पिगमेंट्स रहे, तो दिस इज कॉल्ड, ग्रीन पिगमेंट्स कौन सा रहता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, जो कि हम लोग को नॉर्मली प्लांट्स में देखने को मिल रहा है, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, तो अब ये जो क्रोमोप्लास्ट है, अच्छा यहीं पर हम लोग क्रोमोप्लास्ट को डिवाइड करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, देख लेते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये कलरलेस है, इसमें कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, इसमें कोई भी किसी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, इसका मतलब इसका काम क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा इट्स फंक्शन इज, इट्स फंक्शन इज द स्टोरेज ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, यानी इट्स फंक्शन इज टू स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या चीज का स्टोर करेगा, तो स्टोरेज के आधार पर भी अपने आप में 2-3 तरीके का होता है। जैसे अमाइलोप्लास्ट हो गया, चलिए इसमें लिख देते हैं। जैसे अगर ये स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च को जैसे फूड मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं,
अमाइलोप्लास्ट। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, शकरकंदी देखे होंगे, वो क्या है, उसमें फूड स्टोरेज हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अमाइलोप्लास्ट होगा। आपके घर में कुछ गमले में प्लांट्स दिखते होंगे, प्लांट्स में देखते होंगे कोई कोई, या मनी प्लांट्स में देखते हो कहीं रेड स्पॉट है, कहीं येलो स्पॉट है, कहीं डिफरेंट स्पॉट है, कहीं व्हाइट स्पॉट है। तो जो रेड ग्रीन येलो पिगमेंट्स जो दिख रहे हैं, तो वो तो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और जहां पर व्हाइट स्पॉट दिख रहा है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट, वो कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो फूड को स्टोरेज कर रहा है, यानी स्टार्च को स्टोर कर रहा है, उसको अमाइलोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट्स को भी स्टोर करने के लिए है, उसको हम लोग फियोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट फियोप्लास्ट, चलिए यहाँ पे लेते हैं फियोप्लास्ट। फिर एल्यूरोप्लास्ट होता है, जो सिर्फ एल्यूरोन प्रोटीन्स को स्टोर करता है, तो उसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट बोल देते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के क्या हो गए, ल्यूकोप्लास्ट हो गए। अब फिर से आते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट के ऊपर आते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट में देखिए कि ये एक ग्रीन पिगमेंट्स है, और रेड पिगमेंट्स और ब्राउन पिगमेंट्स, ऐसे ही फिर येलो पिगमेंट्स भी हो सकता है। तो अब क्या देखते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स हैव द कैपेसिटी टू डू द फोटोसिंथेसिस। बाकी जितने भी रेड पिगमेंट्स हैं या ब्राउन पिगमेंट्स हैं, वो सब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। इसका मतलब दिस chromoplast is chloroplast gets separated from the chromoplast and forms the chloroplast। तो आप क्या बोल रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या फर्क हो गया, एक तरफ लिखते हैं क्लोरोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट लिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो क्या बोल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के पास किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर पिगमेंट्स हो गए। वहीं पर ग्रीन को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर रेड कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, येलो कलर हो गया। वो सब पिगमेंट्स जो पाया जा रहा है, वो सब कौन सा हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। चूंकि क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है, तो दिस हैव द एबिलिटी टू डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्लोरोप्लास्ट। और जबकि यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि अब क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, मतलब दिस विल गोइंग टू प्रोड्यूस द स्टार्च, प्रोड्यूस स्टार्च, एंड इट इज फाउंड इन लीफ, फाउंड इन लीफ। ठीक है, लेकिन वहीं पर क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, तो दिस गिव्स द कलर ऑफ, दिस गिव्स द कलर ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड फाउंड भी पता चले कहाँ पर पाया जा रहा है, तो फ्रूट्स एंड फ्लावर में देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप का हम लोग क्या बोले, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट का डिस्कशन किए कि कैसे क्रोमोप्लास्ट से सेपरेट किया गया, क्लोरोप्लास्ट को सेपरेट किया गया। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो प्लास्टिड को सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड अदर इज ल्यूकोप्लास्ट। क्योंकि ग्रीन इज ऑल्सो ए पिगमेंट, इसलिए इसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट के अंदर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। तो कैसा दिखेगा, अब देख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। देखिए ये एक बड़ा सा हम बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर में हम लोग को इनर मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या हो गया, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया हम लोग का इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों को बीच का जो स्पेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, इंटर
मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। अब इंटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी चीज पाया जाएगा उसको हम लोग बोल देते हैं मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग को दो चीज देखने को मिलेगा। क्या चीज? एक इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्टैक किया हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रैना बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोग को दिखेगा। तो ये हो गया हम लोग को ग्रैना हो गया। क्या चीज ग्रैना हो गया? तो इसको हम लोग बोल दिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल दिए ग्रैना या ग्रैनम बोलते हैं। और इसके एक यूनिट को, इस एक यूनिट को, एक यूनिट को, ये वाला जो हम डायग्राम बना रहे हैं, ये जो एक यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड बोलते हैं। थैलाक्वाइड। ठीक है। और बाकी ये सब तो मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं इंटरलैमेलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इंटरलैमेलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब बात दिमाग में आएगी, अच्छा इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहेगा? तो इसके पास भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहेगा। सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहेगा? तो इसके अलावा प्रेजेंट रहेगा कुछ राइबोसोम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसा रहेगा? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम रहेगा। सर्कुलर डीएनए है। तो इससे ये एक बात और पता चल गई कि दिस क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज? सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्यों भाई? हम लोग इसका डिस्कशन माइटोकॉन्ड्रिया जब कर रहे थे तब डिस्कशन किए थे। सेमी ऑटोनोमस। क्यों सेमी ऑटोनोमस? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। इसके पास राइबोसोम खुद का है, मतलब अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। इसीलिए इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब दिमाग में बात ये आ रही होगी कि हम लोग बात क्या बोले थे कि क्लोरोप्लास्ट हैव द ग्रीन कलर पिगमेंट्स। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट्स है, ग्रीन कलर पिगमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। अब ऐसे नहीं कि इधर इधर बीच में कहीं भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहेगा। ये प्रेजेंट कहाँ पर रहेगा? तो थाइलाक्वाइड में प्रेजेंट रहेगा। तो थाइलाक्वाइड contains chlorophyll pigments, chlorophyll pigments कहाँ पर? इन मेम्ब्रेन, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। तो अब हम लोग को समझ में आना चाहिए कि थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो थैलाक्वाइड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बनाता हूँ। जैसे ये एक थैलाक्वाइड है, इस तरीके से ये मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके ऊपर दूसरा भी हम बना देते हैं थैलाक्वाइड, उसका भी ये इस तरीके से मेम्ब्रेन बना हुआ रहेगा। ये एक थैलाक्वाइड हो गया। क्या बोल रहे हैं कि ये एक थैलाक्वाइड हो गया, ये दूसरा थैलाक्वाइड हो गया, और इसी तरीके से एक के ऊपर एक बना हुआ रहता है, उसको हम लोग ग्रैनम बोल देते हैं। तो अब क्या है कि दिस इज मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड, मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड है। और ये जो प्रेजेंट है खाली स्पेस, इसको ल्यूमेन बोल देते हैं। तो इसी मेम्ब्रेन में, इसके अंदर में प्रेजेंट रहता है क्या चीज? क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहता है। दिस पिगमेंट्स, अब यहाँ पर ढेर सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है। जैसे ग्रीन कलर का हो गया, जैसे रेड कलर का हो गया, जैसे ब्राउन कलर का हो गया। लेकिन नॉर्मली फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को ग्रीन कलर का पिगमेंट्स प्रेजेंट रहना चाहिए। तो नॉर्मल प्लांट्स में हम लोग को क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट्स ढेर सारा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे? प्लास्टिड के टाइप्स एंड क्लोरोप्लास्ट का जिक्र किए। तो अब बात करते हैं क्या चीज कि इसका फंक्शन क्या रहेगा, यानी फंक्शन ऑफ प्लास्टिड क्या रहेगा। तो फंक्शन ऑफ प्लास्टिड में हम लोग एक सबसे पहले क्या देखे? दिस कैन कैरी
दिस कैन कैरी द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब वो खाना खुद बना सकता है, अपना भोजन खुद बना सकता है, और जब खाना बनाएगा तो प्रोड्यूस क्या करेगा, प्रोड्यूस स्टार्च, स्टार्च का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा फंक्शन क्रोमोप्लास्ट की जो बात की, तो क्रोमोप्लास्ट will give the give color to flower and fruits। फ्लावर को और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करने का काम करेगा। और तीसरा काम क्या देखे, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मॉलिक्यूल्स like starch, like oil droplets, oil drops, etc। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखे कि प्लास्टिड का टाइप या प्लास्टिड का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किए। तो इस तरीके से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इतना से हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें एनिमल सेल और फिर इधर हम बात करें प्लांट सेल, तो अब हम लोग जितने भी सेल ऑर्गेनल्स देखे उसके आधार पर हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या क्या चीज। तो सेल वॉल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट रहता है लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रोजोम की, बात करते हैं जो जो क्या करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। वो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है। वहीं पर अगर हम लोग बात कर लें प्लास्टिड की, तो प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। वहीं पर अगर वैक्यूल्स की बात कर लेते हैं, वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स नॉर्मली एनिमल सेल में स्मॉल एंड फ्यू इन नंबर, और अगर एब्सेंट भी हो सकता है, इवन एब्सेंट भी लिख लीजिए, एब्सेंट नहीं भी हो सकता है, बट प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल्स। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हम इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किए हैं।